नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था, ठीक है, भाग 5 से आज के लिए कहा था आप लोगों ने कि भाग 5 से टेस्ट लिया जाए, तो आज भाग 5 से राष्ट्रपति वाले सेक्शन से हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, सेशन को एक बार लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का आंसर। पहला ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपका जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि जो ये महाभियोग है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 61 में। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रावधान किया गया है कहाँ पर, अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखेंगे क्या होगा, तो राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो महाभियोग है ये सिर्फ एक आधार पर लाया जाएगा। राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है और ये महाभियोग सिर्फ एक आधार पर लाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक आधार पर लाया जाएगा और वो आधार क्या होगा, वो होगा संविधान का अतिक्रमण करना। ठीक है, क्या होगा, तो संविधान का अतिक्रमण करना। अतिक्रमण करने का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। ठीक है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे, जब संविधान का अतिक्रमण करेंगे, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है, तो संविधान का जब राष्ट्रपति अतिक्रमण करेंगे, संविधान का जब उल्लंघन करेंगे, तभी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है और महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में महाभियोग की बात की गई है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 61 में। ठीक है, महाभियोग जो है, महाभियोग ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। ठीक है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी भी सदन में क्या होगा, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। चाहे लोकसभा में पहले ले आओ, चाहे राज्यसभा में पहले ले आओ, किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव को लाया जा सकता है। और अगर दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो जाए, क्या हो जाए, अगर दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो महाभियोग प्रस्ताव पास मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो महाभियोग प्रस्ताव को पास मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन इस महाभियोग प्रस्ताव की कितने दिन पहले, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। कितने दिन पहले, तो 14 दिन पहले क्या करना है, तो 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति को कितने दिन पहले, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने वाले हैं। क्लियर है, तो ये जो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे, संसद के द्वारा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो बताइएगा, तो जो देश की जो सेनाएं हैं, जो सशस्त्र सेनाएं हैं, थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, उन सब का अगर सर्वोच्च कमांडर पूछा जाए, कमांडर इन चीफ कौन होता है, क्या आंसर करिएगा, तो रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं में से वरिष्ठतम चीफ या फिर राष्ट्रपति। क्या आंसर करिएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं सभी लोग जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम का चैनल जो है लिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा होगा, तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहां पर आज मैंने आपको साइंस की पीडीएफ भेज दी है। ठीक है, तो आप किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करते हो, बीएड डीएलएड के अलावा अगर हम लोग बात करें अतिरिक्त किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी लगभग मैंने 20 पीडीएफ भेज दी है जिसमें आपको 1000 से अधिक साइंस के क्वेश्चंस आंसर देखने को मिलेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, वहां पर इसके अलावा भी मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो है प्रोवाइड करता रहता हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है।
तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो आप आंसर कर दोगे किसको, राष्ट्रपति को। कौन होता है, तो आप आंसर करोगे किसको, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, प्रधान सेनापति होता है। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो डी आंसर करेंगे। क्या करेंगे, तो आंसर संख्या आप डी आंसर करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने एक शब्द सुना होगा, यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि जो सेना में जो कोर्ट मार्शल होता है या फिर सेना न्यायालय के द्वारा जो दंड दिया जाता है, ठीक है, क्या होता है, जो सेना के द्वारा, सेना न्यायालय के द्वारा जो दंड दिया जाता है, जो कोर्ट मार्शल किया जाता है या फिर अन्य जो दंड दिए जाते हैं, तो सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को, सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को क्या होगा, दिए गए दंड को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। दंड को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधान सेनापति होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति प्रधान सेनापति होता है, सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर करेंगे। राष्ट्रपति सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को भी माफ कर सकता है। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। अच्छा, जरा जल्दी से बताओ, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, जल्दी से बताओ, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइएगा। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई थी, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, वीवी गिरी या फिर एन संजीवा रेड्डी। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर करेंगे। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पनडुब्बी में जल यात्रा की। एपीजे अब्दुल कलाम जो है, इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और इनकी जो बुक है, इनकी जो आत्मकथा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे क्या होगा, तो इनकी आत्मकथा जो बुक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, और इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, वीवी गिरी की अगर हम लोग बात करें, किसकी, अगर हम लोग वीवी गिरी की बात करें तो वीवी गिरी क्या है, इनके संदर्भ में याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत के पहले क्या है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, क्या है, तो ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, तो आप आंसर करोगे वीवी गिरी। वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके लिए क्या करना पड़ा, जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी। क्या हुआ, तो सेकेंड राउंड की जो है, जो काउंटिंग है, वो वोटों की जो काउंटिंग है वो करनी पड़ी थी। द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, किसके लिए, तो द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी वीवी गिरी के लिए। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। ठीक है, कहां पर, तो आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था किसने, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में किस राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया था, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे वीवी गिरी को। ठीक है, किसको, तो वीवी गिरी जो है ये आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हैं। और याद रखिएगा, ये ट्रेड यूनियन मजदूर संघ से भी संबंधित थे। ठीक है, किससे, तो ट्रेड यूनियन, आपसे पूछा जाता है कौन से राष्ट्रपति हैं जो ट्रेड यूनियन मजदूर संघ से संबंधित है, तो आप आंसर करोगे वीवी गिरी। आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। नीलम संजीवा रेड्डी की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, क्या होगा, तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो आप आंसर करोगे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। एक प्रश्न से हम लोग कितने सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्षमादान की हम लोगों ने बात की थी, तो क्षमादान याद रखेंगे, क्षमादान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 72 में। ठीक है, किस, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई, बताएगा। तो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है और महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है, अमेरिका, यूके, यूएसएसआर या फिर फ्रांस। आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई है। कहाँ से, क्या आंसर करेंगे, तो आप आंसर कर दोगे अमेरिका। बिल्कुल, बहुत अच्छे, क्या कर दोगे, तो अमेरिका आंसर कर दोगे। अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है, ठीक है। अमेरिका से अगर हम लोग बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, किसका, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, इसके अलावा क्या हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर आप कहोगे न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा या फिर आप कहोगे न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक। लोकहितवाद, लोकहितवाद, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, क्या होगा, तो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ठीक है, विधि का समान संरक्षण, मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली है, तो अमेरिका से ली है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद हो गया, प्रस्तावना हो गया, न्यायिक समीक्षा हो गया, लोकहितवाद हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया, विधि का समान संरक्षण हो गया, मूल अधिकार हो गया। तो ये सब स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये भी हमने कहाँ से लिया, तो ये सब हमने अमेरिका के संविधान से लिया और यहीं से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को भी अपनाया गया है, ठीक। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ए आंसर कर देंगे, क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करें। जरा फटाफट मुझे बताओ संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, जल्दी से बताओ, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, जल्दी से बताइएगा, तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की, बताएगा तो किस वर्ष आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर क्या किया गया है, आपातकाल लागू किया गया, किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल लागू किया, 1962, 1965, 1971 या फिर 1975, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो संघीय व्यवस्था जो है वो हमने कहाँ से ली है, तो संघीय व्यवस्था हमने ली है कनाडा से, ठीक है, कहाँ से, तो संघीय व्यवस्था हमने ली है कनाडा से। और अगर आपसे संसदीय व्यवस्था पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे संसदीय व्यवस्था पूछ ले तो संसदीय व्यवस्था आप क्या कहोगे, आप कहोगे यूके, ग्रेट ब्रिटेन या फिर कहोगे इंग्लैंड से, ठीक है। संसदीय व्यवस्था पूछा जाए तो आप यूनाइटेड किंगडम या फिर कहोगे इंग्लैंड से, और संघीय व्यवस्था अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कनाडा से, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो देश में 3 बार आपातकाल लगा है, ठीक है, कितनी बार, तो 3 बार आपातकाल लगा है देश में, 3 बार आपातकाल लगा है देश में, 3 बार आपातकाल लगा है। कब कब लगा है, तो एक आंसर करोगे 1962 में, जब क्या हो रहा है, जब भारत चीन युद्ध हो रहा है, ठीक है, जब भारत चीन युद्ध हो रहा है तब 1962 में एक बार आपातकाल लग रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 1971 में, ठीक है, कब, तो 1971 में एक बार आपातकाल लग रहा है, जब क्या हो रहा है, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, जब भारत पाक युद्ध हो रहा है तब दोबारा से आपातकाल लगाया जा रहा है, इमरजेंसी लग रहा है। और अगर हम लोग बात करेंगे 1975 में, ठीक है, 1975 में क्या हो रहा है, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर लगेगा, ठीक है, कब, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर 1975 में आपातकाल लगेगा। आप आंसर क्या करोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे। 1975 में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ कौन थी, तो आप आंसर करोगे इंदिरा गांधी थी, ठीक है। 1975 में अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन थी तो आप आंसर करोगे इंदिरा गांधी थी। और अगर आपसे पूछा जाए 1975 में राष्ट्रपति कौन थे, किसके समय में ये लगाया गया, अगर 1975 में आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए तो आप आंसर करोगे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर जब आपातकाल लगाया जा रहा है तो उस दौरान भारत में प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी है। राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, फखरुद्दीन अली अहमद को आंसर करोगे। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अगर भारत के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है तो कितनी आयु कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। अच्छा जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है। कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु, कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु क्या हुई है, कार्यकाल में हुई है। राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई है, जल्दी से बताओ क्या होगा। कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।
तो राष्ट्रपति के लिए अगर हम लोग बात करेंगे कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे 35 वर्ष। ठीक है, देखो 3 लोग हैं, कौन कौन, एक अगर हम लोग राष्ट्रपति के लिए बात करें तो एक तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। दूसरे अगर हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, कौन है, दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। और तीसरे अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो तीसरे राज्यपाल हैं, ठीक है, कौन है, राज्यपाल हैं। ये 3 लोग हैं जिनके लिए क्या होगा, जिनके लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है, 3 लोग हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, जिनके लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। आंसर क्या करोगे, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में हुई है, तो आप 2 लोगों को आंसर करोगे। कौन कौन है, तो एक आंसर करोगे जाकिर हुसैन को, ठीक है, किसको, तो एक आंसर करोगे जाकिर हुसैन है। 2 लोग हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है, एक जाकिर हुसैन है और दूसरे कौन है, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद है। ठीक है, कौन है, तो दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। 2 मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, दोनों के दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और दोनों लोगों की मृत्यु क्या होगी, उनके कार्यकाल में होगी। ठीक, जाकिर हुसैन की अगर हम लोग बात करें, जाकिर हुसैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत के क्या है, तो ये भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो भारत के फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, तो जाकिर हुसैन को याद रखिएगा। ठीक है, भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, क्लियर है। और 2 लोग हैं जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में होगी, कौन कौन, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, क्या हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन आपसे कह रहा है, तो राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लगता है, राष्ट्रपति शासन किस धारा के अंतर्गत लगता है, बताइएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, तो एक बात तो देखो, इस प्रश्न से एक क्वेश्चन तो अपने आप क्लियर हो जा रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। आपसे क्या कह रहा है, राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन कब लग रहा है, जब संवैधानिक तंत्र क्या हो रहा है, असफल हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, संवैधानिक प्रणाली के असफल होने पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, तो जब संवैधानिक तंत्र राज्यों में असफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। किस अनुच्छेद के तहत, क्या आंसर करिएगा, तो 352 के तहत अगर हम लोग बात करेंगे तो 352 के तहत क्या होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 356। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। 360 के तहत अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, क्या होता है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है 360 के तहत, क्लियर है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है, तो राष्ट्रपति शासन लगता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो कितने समय के लिए लागू होता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 2 महीने, क्या आंसर करोगे, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है। देखो राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है, तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 6 सप्ताह के लिए लागू होता है। कितने, तो 6 सप्ताह के लिए लागू होता है। लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि संसद के जो अधिवेशन है वो 1 वर्ष में कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 अधिवेशन तो होने ही चाहिए। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि संसद का जो अधिवेशन है वो नहीं हो रहा होता है, संसद की बैठकें नहीं हो रही होती हैं, तो उस कंडीशन में जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो क्या होता है, वो इसे 6 महीने को जोड़कर किया जाता है। तो क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, 6 महीने 6 सप्ताह। ठीक है, क्या कर दोगे, तो 6 महीने 6 सप्ताह। 6 महीने हम लोग आंसर क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जब राष्ट्रपति बैठक ही नहीं हो रही है, जब संसद का अधिवेशन ही नहीं हो रहा है, तो जो अध्यादेश की जो अवधि है 6 सप्ताह वो क्या होगी, वो इसमें जोड़कर बात की जाती है। तो क्या आंसर करोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे। अच्छा देखो, अध्यादेश आपसे पूछा जाए तो अध्यादेश किस एक्ट से लिया गया, अगर आपसे पूछ ले किस एक्ट से अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई, अगर आपसे पूछा जाए किस एक्ट से अध्यादेश की शक्ति निकली है, तो आप आंसर करोगे 1861 के एक्ट से। किस एक्ट से, तो 1861 के एक्ट से क्या होगा, 1861 के एक्ट से जो गवर्नर जनरल होता था उसको अध्यादेश की शक्ति दी गई। ठीक है, क्या किया गया, 1861 के एक्ट से गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति दी गई, याद रखिएगा। ठीक है, 1861 के एक्ट से क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति दी गई। और ये जो अध्यादेश है ये भारत में कौन कौन जारी करता है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में अध्यादेश कौन कौन जारी कर सकता है, आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे एक तो राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं, राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं।
किस अनुच्छेद के तहत? आप आंसर करोगे अनुच्छेद 123 के तहत। और राज्यों में राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 213 के तहत। ये आर्टिकल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनते चलना, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम लोग अध्यादेश की बात करेंगे तो केंद्र में अध्यादेश कौन जारी करेगा? तो राष्ट्रपति जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत। और राज्य में जो अध्यादेश जारी करेगा वो कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा, किस अनुच्छेद के तहत? तो 213 के तहत। क्लियर है? किस एक्ट से अध्यादेश की बात की गई थी? तो 1861 के एक्ट से अध्यादेश की बात की गई थी। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करना, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? बताइएगा। तो कौन ऐसा है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, वित्त आयोग, थल सेनाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। बताइएगा तो किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? बताइएगा इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इस प्रश्न को बहुत बार आप लोगों को कराया है, आप सभी मेरे भाई बहन बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? तो देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो थल सेना के प्रमुख होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, आपको मैंने कई बार पढ़ा है कि लोकसभा की जब क्या होगा, लोकसभा की जब पहली बैठक होती है, लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो पहली बैठक में क्या होगा? तो लोकसभा की पहली बैठक में सदस्य क्या करते हैं? तो सदस्य स्वयं में से ही क्या करेंगे? सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। सदस्य क्या करते हैं? सदस्य अपने में से ही क्या करते हैं? एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है, अपने में से ही क्या करेंगे? एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास में मॉनिटर होता है। क्लास में मॉनिटर कैसे होता है? आपकी क्लास होती है, आपकी क्लास में 15 20 30 बच्चे होते हैं। हम लोग 15 20 30 बच्चे जो होते हैं वो हम लोग खुद आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई तुम पढ़ने में तेज हो, तुम देखने में ठीक ठाक हो, पढ़ाई वढ़ाई में ठीक ठाक हो, तो तुम क्या करोगे? मॉनिटर बन जाओगे। तो हम लोग खुद से क्या कर लेते हैं? डिसाइड कर लेते हैं। उसी तरीके से लोकसभा में होता है। जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो क्या होता है? तो लोकसभा की पहली बैठक में अगर हम लोग बात करेंगे, जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही क्या करते हैं? अध्यक्ष को चुन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति अध्यक्ष को नहीं चुनता है। ठीक है, बाकी लोगों की अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कि अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताओ। अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो जल्दी से बताओ क्या होगा। अभी वर्तमान में आपसे अगर पूछ ले कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या आंसर करोगे? भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु, अब अधिकतम आयु आपसे पूछ रहा है। अगर राष्ट्रपति से क्या कर रहा है? तो राष्ट्रपति की अधिकतम आयु पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपसे न्यूनतम आयु पूछा जाता, अगर आपसे न्यूनतम आयु पूछा जाता तो न्यूनतम आयु आप क्या आंसर करते? तो न्यूनतम आयु होगी 35 वर्ष। ठीक है, क्या होगी? भारत का राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु क्या होगी? आप आंसर करोगे 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम जो एज होगी वो होगी 35 ईयर। लेकिन आपसे मैक्सिमम एज पूछ रहा है, क्या आंसर करोगे? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर करोगे? तो कोई भी नहीं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मैक्सिमम एज का उल्लेख नहीं किया गया है। आप किसी भी उम्र में भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। ऑक्सीजन पाइप लगी हो, ठीक है, आप ऑक्सीजन पाइप लगी हो, आप जो है इमरजेंसी में भर्ती हो, फिर भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। मरते रहो लेकिन फिर भी आप राष्ट्रपति बन सकते हो। मैक्सिमम एज का कोई, ठीक है, यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। मिनिमम एज बताई गई है कि 35 वर्ष होनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूछा था तो क्या हो जाएगा? तो ओम बिरला। ठीक है, कौन जाएंगे? तो ओम बिरला जो है ये दोबारा से क्या किए गए हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। ठीक है, इससे पहले भी यही अध्यक्ष थे और ये दोबारा से ओम बिरला जो है ये अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मिनिमम एज अगर हम लोग बात करेंगे तो 35 वर्ष, मैक्सिमम एज का उल्लेख नहीं किया गया। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए अगर योग्यताओं की बात कर ले तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आप आंसर करोगे 35 वर्ष की आयु हो। दूसरी चीज क्या हो? भारत का नागरिक हो, जन्म से हो ये जरूरी नहीं है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जन्म से नागरिक हो ये जरूरी नहीं है। और क्या होगा? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या हो? सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या करता हो? तो योग्यता रखता हो, लेकिन होना नहीं चाहिए। सिर्फ सदस्यता जो है बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो,
सदस्य ना हो, ठीक है, क्या हो, तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य ना हो। अगर वो लोकसभा का सदस्य होगा तो जिस दिन राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करेगा उसी दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है उसके लिए आवश्यक है कि कम से कम कितने 50 लोग, 50 सदस्य क्या करें, उसका अनुमोदन करें, 50 सदस्य क्या करें, उसका अनुमोदन करें, और 50 सदस्य क्या करें, उसके नाम का प्रस्तावित करें, क्या करें, उसके नाम को प्रस्तावित करें। जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है उसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 50 लोग उसका अनुमोदन करें और 50 लोग क्या करें, उसके नाम को प्रस्तावित करें, ठीक है। तो ये सब राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक होता है, ठीक। और क्या करना होगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 15,000 रुपये क्या करना होगा, 15,000 रुपये जो है वो जमानत राशि के रूप में भी रखना पड़ता है। कितना, तो जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये रखना पड़ता है। और अगर क्या होगा, अगर कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं पाए, अगर 1/, कुल वैध मतलब जितने सही वोट हैं, कुल सही वोटों का अगर 1/6 वोट मत नहीं प्राप्त किए तो इनकी जो जमानत राशि हो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति के लिए जो अधिकतम आयु है उसका कोई उल्लेख नहीं है। अगले प्रश्न का आंसर करना, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है। अच्छा, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई, बताओ जल्दी से। तो भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ली ये बात किस अनुच्छेद में कही गई, क्या आंसर करोगे, फटाफट सभी लोग आंसर करो। इतने मेरे भाई बहन जुड़े हो जल्दी से बताओ, मैंने आपको सारे अनुच्छेद पढ़ा है। बताओ क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किस अनुच्छेद के तहत खड़ा हो सकता है, आप आंसर करोगे आर्टिकल 57 में कहा गया। कहां पर, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में कहा गया, याद रखिएगा, ठीक, अनुच्छेद 57 में। तो राष्ट्रपति कितनी बार खड़ा हो सकता है, तो इसका उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है इसका उल्लेख नहीं किया गया अनुच्छेद 57 के अनुसार, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना कि आप पड़ोसी अपनी बगल वाली आंटी के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ जाते हो तो वो आपके सामने खूब मिठाई से भरा हुआ, लड्डू से भरा हुआ, बिस्किट से भरा हुआ क्या करती, प्लेट ला के रखती है। तो वहां पर आपको ये नहीं बताया जाता बेटा एक ही बिस्किट उठाना, ठीक है, ऐसा तो कहा नहीं जाता, आप जितना मन हो उतना बिस्किट उठा सकते हो। ये बात और है कि अगर हम लोग 2-3 बिस्किट से आधा बिस्किट उठा लेते हैं तो बगल वाली आंटी जान जाती है कि बेटे को कभी आज तक बिस्कुट मिला नहीं है, अगली बार से इसके सामने प्लेट भर के बिस्किट रखने लायक नहीं है, ठीक है, बेटा बहुत लालची है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर कोई एक बार जो है, सॉरी 2 बार, लेकिन अगर कोई 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ लेता है तो उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। एक बार आप बिस्कुट उठा लिए कोई बात नहीं, 2 बार उठा लिए, आंटी देख रही है, तीबारा उठाए तो आंटी बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके देखने लगती हैं। अब तीबारा के बाद चौबारा भी बिस्कुट उठाने का मन होता है, लेकिन क्योंकि आंटी और मम्मी दोनों लोग अब घूर रही हैं तो अच्छा नहीं लगता उठाना ना, तो इसलिए हम लोग नहीं उठाते हैं, छोड़ो जाने दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो कितनी भी बार क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं, इसका उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन वहीं अगर हम लोग अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में क्या कर दिया गया, तो अमेरिका में निर्धारित कर दिया गया, क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया कि 2 बार, ठीक है, कितनी बार, तो मैक्सिमम 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में निर्धारित कर दिया गया है कि कोई क्या कर सकता है, 2 ही बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। जैसे भी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ये क्या किए हैं, तो ये सेकेंड टाइम, ठीक है, ये सेकेंड टाइम अमेरिका के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक बार प्रेसिडेंट रह चुके थे और इनका मन नहीं माना तो एक बार और क्या किए, एक बार और प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन ये लास्ट है, अब इसके बाद नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि वहां पर निर्धारित कर दिया गया है, ठीक। अगले प्रश्न का आंसर करना, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, बताओ क्या हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न गलत मत करना, ठीक है, ऐसे प्रश्न गलत मत करना, नहीं तो मैं मोबाइल में घुस के मारूंगा, ठीक है, मोबाइल में घुस के पीटूंगा। अब ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल गलत मत करना। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले संयुक्त का जो अधिवेशन है तो ये संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 108 में, ठीक है, क्या करोगे, तो अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन है। कौन बुला सकता है, तो क्या आंसर करोगे, क्या आंसर करोगे, तो राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुलाएगा, तो संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाता है कौन, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन, राष्ट्रपति बुलाता है कौन, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, कौन बुलाएगा, तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। संयुक्त अधिवेशन की अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्षता कौन करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा,
तो क्या आंसर करोगे? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और याद रखना है एक बात और, जो मैंने आपको बताया था अभी 1-2 दिन पहले बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या बताया था? कि जो धन विधेयक होता है, जो धन विधेयक होता है, जो मनी बिल होता है, और जो क्या होता है, और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, क्या होता है? जो धन विधेयक होता है और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, इनके संदर्भ में क्या होगा? इनके संदर्भ में, इन दोनों के संदर्भ में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। आप लोगों को बताया था ना कि जो धन विधेयक होगा या फिर अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो उसके संदर्भ में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। किस पर? तो संयुक्त अधिवेशन सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन को। और ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, अच्छा एक जरा प्रश्न का आंसर करो फटाफट, बताओ जल्दी से मुझे, अभी तक कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? जल्दी से बताओ, अभी तक कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया? जल्दी से बताओ क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर करो, अभी तक कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया? जल्दी से बताओ। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? क्या आंसर करोगे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी? बताओ भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? शेयर वेयर तुम लोग एकदम नहीं करते हो ना, एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, है ना। आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो कम से कम एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाते हैं वो लोग भी जुड़ जाया करें, वो लोग भी, ठीक है। एक बार मैं भी शेयर कर देता हूँ, है ना। हाँ, अच्छी चीज़ों को आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। अभी करीना कपूर की फोटो होगी तो उसको सारे ग्रुप में शेयर कर दोगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे डीपी पे भी लगा लोगे, स्टेटस पे भी लगा लोगे, सब कर लोगे, ठीक है। अच्छी चीज़ों को शेयर नहीं करोगे, क्या हो जाएगा? तो संयुक्त अधिवेशन अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अभी तक 3 बार बुलाया गया। कितनी बार? संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया। कब कब बुलाया गया? तो 1961 में बुलाया गया दहेज निषेध कानून के खिलाफ, 1978 में बैंकिंग अधिनियम के खिलाफ, और 2002 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आतंकवाद निरोधी कानून के खिलाफ। तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे पढ़े हो तो आप लोगों के नोट्स में ये चीज जरूर लिखी होगी। संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया। कब कब? तो 1961 में एक बार बात करेंगे तो दहेज निषेध कानून के खिलाफ, 1978 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंकिंग जो अधिनियम है उनके संदर्भ में, और 2002 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आतंकवाद निरोधी कानून के खिलाफ, ठीक है। तो 3 बार क्या किया गया? संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। और यहाँ पर हम लोग बात करें संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। औपचारिक प्रधान अगर आपसे पूछा जाए कौन होता है, तो औपचारिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र का प्रधान आपसे पूछा जाए तो भी क्या होता है? तो भी राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? औपचारिक प्रधान, नाम मात्र का प्रधान। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे। संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया? 3 बार बुलाया गया, ठीक। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? बताओ भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? क्या आंसर होगा? अच्छा, आपात उपबंधों की अगर हम लोग बात कर लें तो आपात उपबंध जो हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर लें, आपात उपबंधों की बात कर लें तो आपात उपबंध ये किस भाग में है? आपात उपबंध की बात कर लें तो ये किस भाग में है? तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे कहाँ पर? भाग 18 में, ठीक है। कहाँ पर? आपात उपबंधों की अगर हम लोग बात कर लें तो ये किस भाग में है? तो भाग 18 में आपात उपबंध है, ठीक है। आपात उपबंधों को किस देश से लिया गया है? तो आप आंसर करोगे जर्मनी, ठीक है। क्या करोगे? तो जर्मनी का वाइमर संविधान है, ठीक है। क्या है? तो जर्मनी का वाइमर संविधान है, ठीक है। कौन सा? तो जर्मनी का वाइमर संविधान है। और यहाँ से हमने क्या किया है? आपात उपबंध लिए हैं, ठीक है। अगर आपात उपबंध पूछे तो आप जर्मनी कहोगे, लेकिन अगर आपसे वित्तीय आपात पूछे, अगर आपसे वित्तीय आपात पूछे तो आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर कर दोगे अमेरिका, ठीक है। अगर आपसे क्या कर ले, आपात उपबंध पूछे तो आप आंसर करोगे जर्मनी के वाइमर संविधान से आपात उपबंधों को लिया गया है। आपात उपबंध किस भाग में है? तो आप आंसर करोगे भाग 18 में, ठीक है। कहाँ पर? तो भाग 18 में आपात उपबंधों का उल्लेख है। वित्तीय आपातकाल पूछेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस पूछेगा तो आप आंसर करोगे अमेरिका। कितने प्रकार के आपात उपबंधों का उल्लेख है? आप आंसर करोगे 3। कौन कौन से? तो वही 3 है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल,
356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। यही तो 3 आपात उपबंध दिए गए, यही तो 3 आपात अधिकार है राष्ट्रपति के पास, 352, 356, 360। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। क्लियर है? अच्छा, जल्दी से जरा बताओ वित्तीय आपातकाल कितनी बार भारत में लगा है? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? तो वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल क्राइसिस कितनी बार भारत में लगा है? वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? जल्दी से बताओ जरा मुझे, वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? बताइएगा तो कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े थे या 2 बार राष्ट्रपति बने थे? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे? राधा कृष्णन, के.आर. नारायणन, नीलम संजीव रेड्डी या फिर बाबू राजेंद्र प्रसाद? क्या आंसर कर दोगे? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति हैं जो क्या होंगे? जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार क्या होते हैं? जो 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपसे क्या पूछा था? वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल क्या हो जाएगा? एक बार भी नहीं लगा है। क्या होगा? एक बार भी नहीं लगा है। एक बार भी नहीं लगा है, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो क्या होते हैं? जो 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं। इनके अलावा और कोई भी 2 बार भारत का राष्ट्रपति नहीं बना है। अच्छा, जल्दी से जरा मुझे बताओ कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने थे? बताइएगा, भारत के कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं? भारत के कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए बने थे? बताओ क्या होगा? भारत के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे? ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के भीतर किया जाना आवश्यक है? अब देखो, यहाँ से 2 चीजें महत्वपूर्ण है। दोनों प्रश्नों में बहुत छोटा सा अंतर है और उसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात, जब भारत में क्या हो रहा है? जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगा हो तब उसका अनुमोदन संसद के भीतर कितने दिन के भीतर उसका संसद से अनुमोदन होना आवश्यक है? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो उसका अनुमोदन संसद से कितने दिन के भीतर होना चाहिए? 1 माह, 2 माह, 4 माह या फिर 6 माह? क्या हो जाएगा? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो उसका अनुमोदन संसद से कितने दिन के भीतर होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे। 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह? क्या आंसर करिएगा इस प्रश्न का? देखो यहाँ पर जो मैंने पूछा तो 2 लोग हैं, कौन कौन है? एक तो होंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन होंगे? तो एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे कौन है? तो दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो हामिद अली अंसारी। ठीक है, कौन है? तो हामिद अली अंसारी। तो भारत के ये 2 लोग हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, क्या हुए थे? तो ये 2 लोग हैं जो क्या हुए थे? जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, क्या हुए थे? तो 2 बार उपराष्ट्रपति कौन कौन बने थे? तो 2 लोग हैं, राधा कृष्णन और हामिद अली अंसारी। अगर वहीं राष्ट्रपति की बात करेंगे तो 1 लोग हैं, कौन है? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो बताइए क्या आंसर करोगे? 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह? क्या आंसर करोगे? तो 1 माह के भीतर। ठीक है, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो कितने समय के भीतर? तो 1 माह के भीतर संसद से अनुमोदन होना आवश्यक है। ठीक है, अच्छा यहीं पर ध्यान रखना, अगर यहीं पर दे देता कि देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो, अगर देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो, अगर देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो तब कितने समय के भीतर संसद से अनुमोदन होना आवश्यक है? अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब तो 1 माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है, लेकिन अगर देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो तब कितने समय के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है? तब आंसर क्या करोगे? तब आंसर करोगे 2 माह। तो ये दोनों प्रश्नों के अंतर हमेशा आपसे याद रखिएगा, हमेशा ये पूछा जाता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो तब 1 माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है और अगर वित्तीय आपातकाल हो तब 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की गई? तो बताइएगा। ये प्रश्न तो आपको बता चुका हूँ, आज ही के सेशन में इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताया, कई बार बताया। कोई भी मेरे अच्छे वाले भाई बहन गलत नहीं करेंगे,
है ना। कोई भी अच्छे वाले मेरे भाई बहन गलत नहीं करेंगे, अगर गलत करेंगे तो समझ लूंगा कि मेरी तरह बदमाश वाले भाई बहन है। बताओ क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की गई है। क्या आंसर करोगे। तो 352 के तहत, 352 के तहत क्या है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की गई। 356 के तहत क्या है, तो राष्ट्रपति शासन है। 356 के तहत क्या है, तो आप आंसर करोगे राष्ट्रपति शासन है। 360 के तहत अगर आपसे पूछा जाएगा क्या आंसर करोगे, तो आप वित्तीय आपात क्या करोगे, क्या करोगे, तो 360 के तहत अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप वित्तीय आपात करोगे। ठीक, याद रखना क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, बताएगा, तो भारत के राष्ट्रपति के पास वही अधिकार हैं जो क्या होगा, जो इंग्लैंड के राजा रानी के पास है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति के पास वही अधिकार हैं जो क्या होगा, बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के पद की अगर हम लोग स्थिति की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो क्या होगा, तो वो इंग्लैंड के राजा के अनुसार है। आप देखोगे इंग्लैंड के राजा या रानी जो होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं और भारत में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। इंग्लैंड में अगर हम लोग राजा रानी की बात करेंगे तो वो नाम मात्र के होते हैं और भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो किसकी, तो वो इंग्लैंड के राजा रानी के अनुसार होता है कि सर्वे सर्वा तो होते हैं लेकिन नाम मात्र के होते हैं। सारा काम कौन करता है, तो सारा काम प्रधानमंत्री करता है। इंग्लैंड में सारे वास्तविक काम वहां की संसद और प्रधानमंत्री के द्वारा होता है और भारत में भी सारे वास्तविक कार्य भारत की संसद और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो भारत में राष्ट्रपति के पद की जो स्थिति है, जो अधिकार है, वो लगभग इंग्लैंड के राजा या रानी के समान है। अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में तो राष्ट्रपति क्या होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति तो वास्तविक प्रधान होता है, शक्तिशाली होता है। डोनाल्ड ट्रंप के पास देखो कितनी पावर है ना, एकदम दहाड़ते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति वहां पर तो वास्तविक प्रधान होता है। ठीक, चलो अगले प्रश्न का आंसर करना। भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब, क्या हो जाएगा, भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है कब, कब लागू किया जाएगा। तभी आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था ना कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, कौन सी स्थिति होगी जब राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाएगा। तो बताओ, राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, चुनाव की घोषणा कर दी जाए, या फिर राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चल रहा हो। क्या आंसर कर दोगे, तो जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चल रहा हो, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई हो। ठीक है, जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलेगा, जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो विफल हो जाएगी और उस कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन उस राज्य क्षेत्र में लागू किया जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे। क्या करोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न का, अच्छा जल्दी से मुझे जरा बताओ, सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ। जल्दी से बताओ, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया, जल्दी से बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने का अंतिम प्राधिकारी माना जाता है। बताइएगा, आपातकाल की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आप भारत में आपातकाल की घोषणा करने का जो अंतिम प्राधिकारी है, जिसके पास अंतिम अधिकार है आपातकाल की घोषणा करने का, वो कौन है, तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, संसद है। क्या आंसर करिएगा, तो आप आंसर कर दोगे राष्ट्रपति हैं। कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के पास अंतिम शक्ति है आपातकाल की घोषणा करने की। आपसे अगर पूछा जाए राष्ट्रपति शासन पहली बार कहां पर लगा, तो आप आंसर करोगे पंजाब में। ठीक है, कहां पर लगा, तो पंजाब में लगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां लगा है, अभी तक आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां लगा है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो सबसे ज्यादा आप आंसर करोगे कहां पर, यूपी में। ठीक है, कहां पर, राष्ट्रपति शासन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कहां लगा, तो आप कहोगे पंजाब। सबसे ज्यादा कहां लगा, तो यूपी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबे समय के लिए कहां लगा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन कहां लगा, सबसे लंबे समय के लिए, सबसे लंबे समय के लिए अगर आपसे पूछा जाए कहां पर लगा, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे जम्मू में। ठीक है, कहां पर, तो सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो कहां पर, तो जम्मू में लगा है। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। भारत के राष्ट्रपति को
राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन बताएगा। भारत का राष्ट्रपति का पद भरना है तो उसका चुनाव कौन कराएगा बताएगा। भारत के राष्ट्रपति पद के भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करेगा? तो भारत का उपराष्ट्रपति करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा, मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या फिर अटॉर्नी जनरल करेगा। तो जब चुनाव की बात आ रही है, जब निर्वाचन की बात आ रही है, तो निर्वाचन कौन करेगा? निर्वाचन आयोग ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये क्या करेगा? तो ये भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्या आंसर करोगे आप? आंसर करोगे 25 जनवरी। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो नई दिल्ली में। ठीक है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय आपको कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, 25 जनवरी को 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामले में किस को प्रस्तुत किया था? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या आंसर करिएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर करोगे किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 में कहा गया। ठीक है, यह अनुच्छेद भी याद रखना, आर्टिकल भी याद रखना। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 71। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि यदि क्या हो, यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए या फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो इस मामले की सुनवाई कहां पर की जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। कहां पर? तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर? तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 71 में आर्टिकल 71 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई कहां पर होगी? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। आंसर क्या करोगे? ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे। क्लियर है? अगले प्रश्न का आंसर करना। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताओ क्या हो जाएगा? जनता पार्टी के शासन के दौरान। जनता पार्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो जनता पार्टी का जो शासन था वो 1978 से 78 से 80 के लगभग में माना जाता है। ठीक है, 1978 से लेकर 1980 के लगभग में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और जनता पार्टी की सरकार में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो एक प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनेंगे? तो प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, कौन बनते हैं? तो मोरारजी देसाई। जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो जनता पार्टी की तरफ से अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। और इनके संदर्भ में याद रखिएगा, मोरारजी देसाई ने क्या किया था? सबसे अधिक बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, सबसे अधिक बजट किसने? तो मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया था। कितनी बार? तो 10 बार बजट प्रस्तुत किया था। सबसे ज्यादा बार बजट अभी तक मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया। और याद रखेंगे ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्या थे? तो ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये भारत के पहले क्या हो जाएंगे? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे अधिक बजट 10 बार बजट इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। जनता पार्टी की तरफ से ये प्रधानमंत्री बने थे। 1978 से 80 का जो समय है वो जनता पार्टी का समय माना जाता है। और इस दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी से 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो आप याद रखेंगे कि ये क्या हो जाएंगे? तो ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, क्या थे? तो याद रखेंगे ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। और दूसरा याद रखेंगे ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो क्या थे? जो लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा ये लोकसभा अध्यक्ष पद से डायरेक्ट राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। ये उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ये लोकसभा अध्यक्ष के पद से क्या हुए थे? डायरेक्ट राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। तो आपसे पूछा जाता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष थे, निर्विरोध चुने गए हैं। जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तो उस दौरान यही राष्ट्रपति थे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते बताएगा? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो संसद को
कब संबोधित करते हैं? संसद के दोनों सदनों को कब संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को कब संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष संबोधित करते हैं। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद संबोधित करते हैं। ए और बी दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? क्या आंसर करिएगा? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के दोनों सदनों को प्रत्येक वर्ष तो संबोधित करते ही करते हैं, साथ ही साथ लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या सी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी हमारा आंसर होगा। ए और बी दोनों होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ए और बी दोनों होगा। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष तो संबोधित ही करते हैं और हर 5 साल पर जब चुनाव होता है तो चुनाव जीतने के बाद जो पार्टी लोकसभा में आती है तो उसको भी क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? बताइएगा, तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाती है, उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है, या फिर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती? बताओ क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? बताओ क्या हो जाएगा? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो क्या आंसर करोगे? तो उपराष्ट्रपति, मैंने आप लोगों को बताया था ना, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती। मैंने आप लोगों को बताया था। कितनी बार गलत करोगे? क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल, उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है ये नहीं होती। उपराष्ट्रपति का क्या होता है? उपराष्ट्रपति का शपथ और त्यागपत्र होता है। उपराष्ट्रपति का शपथ और त्यागपत्र होता है और ये दोनों काम कौन करता है? तो ये दोनों काम राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति ही उन्हें शपथ दिलाएगा और राष्ट्रपति ही उनका त्यागपत्र भी लेता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर करोगे। राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती किसकी? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ, राज्यपालों को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यों के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से बताओ, राज्यों के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? चलिए, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? बताओ, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, संसद का अध्यक्ष होता है, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं? बताइएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आज बहुत ही आसान आसान प्रश्न मैं करा रहा हूँ। ठीक है, हमने अब आपसे बताया था, मैंने आपसे कहा था कि भाग 5 से मैं टेस्ट लूंगा और राष्ट्रपति वाले चैप्टर से आज मैं टेस्ट ले रहा हूँ। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ और आपको किसी भी प्रश्न का गलत आंसर नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत सारे भाई बहनों ने गलत आंसर किया है। कोई बात नहीं, लेकिन इन जो प्रश्न आज करा रहा हूँ, ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए तो इनका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। बताइएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का उपराष्ट्रपति आंसर करोगे। किसको? भारत के उपराष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद में ये बात कहा गया है? तो अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, कहाँ पर? अनुच्छेद 64 में ये बात कही गई है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के लिए आयु सीमा अगर आपसे पूछा जाए क्या आंसर करोगे? तो 35 वर्ष उपराष्ट्रपति के लिए आयु सीमा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है उपराष्ट्रपति का चयन 7 वर्षों की अवधि के लिए होता है। दूसरा कथन कह रहा है उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्षों की अवधि के लिए होता है। तीसरा कथन कह रहा है उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। और चौथा कथन कह रहा है उपराष्ट्रपति का चयन 4 वर्षों की अवधि के लिए होता है। तो बताइएगा कौन सा कथन सत्य होगा? चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, ठीक है, सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए।
वहां पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन संख्या सी। उपराष्ट्रपति का जो चयन है वो 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। कितने, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय हैं और राष्ट्रपति महोदय की क्या हो जाए, राष्ट्रपति महोदय की मृत्यु हो जाए, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाएगा तो उसके पद पर कौन कार्य करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा, तो आप आंसर करोगे कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करता है। यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति की भी खुशी के बारे में मृत्यु हो गई कि हम तो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले हैं, और खुशी से इसकी भी मृत्यु हो गई, तो इसकी जगह पर कौन काम करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कौन करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तब क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तब। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे, और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या आंसर करोगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जरा मुझे फटाफट बताओ, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। जल्दी से मुझे बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। जल्दी से बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, ये आपको बताना है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। बताइएगा, तो अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। क्या आंसर करोगे, तो आपको पता होना चाहिए क्या आंसर होगा, भारत का चुनाव आयोग, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय, सचिवालय, लोकसभा या फिर सचिवालय राज्यसभा। क्या आंसर करोगे, तो क्या आंसर करोगे बताओ। मैंने आप लोगों को बहुत बार कराया है, आपसे कई बार तो डायरेक्ट ये अनुच्छेद ही पूछ लेता है कि इस अनुच्छेद में किसका उल्लेख है। तो याद रखना कहाँ पर, तो भाग 15। ठीक है, क्या आंसर करोगे, तो भाग 15 में अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। किसका, भाग 15 में अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 324 में। ठीक है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 324 में भाग 15 में है। और निर्वाचन आयोग जो है वो भारत के राष्ट्रपति हो या फिर क्या करेंगे, सॉरी गलत आंसर लग गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो भारत का जो चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, यही क्या करता है, यही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, सबका चुनाव कौन करता है, सबका चुनाव यही भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ही करता है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ए आंसर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तभी आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष। क्या आंसर करोगे, उपराष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्या आंसर करोगे, तो आंसर कर दोगे 35 वर्ष। कितनी, तो 35 वर्ष आंसर कर दोगे। उपराष्ट्रपति हो या फिर आप क्या कहोगे, या फिर आप कहोगे राष्ट्रपति हो। ठीक है, क्या हो, या फिर कहोगे राष्ट्रपति हो, या फिर आप कहोगे राज्यपाल हो। ठीक है, कौन हो, तो राज्यपाल हो। इन सभी लोगों के लिए क्या होगा, तो इन सभी लोगों के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। लोकसभा के सदस्य हो या फिर प्रधानमंत्री हो, ठीक है, या फिर मुख्यमंत्री हो, या फिर विधानसभा के सदस्य हो। ठीक है, किसके, तो लोकसभा के सदस्य हो, विधानसभा के सदस्य हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इन सब लोगों के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य हो, या फिर विधान परिषद के सदस्य हो। किसके, राज्यसभा के सदस्य हो या विधान परिषद के सदस्य हो, इनके लिए कितनी आयु, इनके लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेगा कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो आप आंसर क्या करोगे, 25 वर्ष करोगे। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य की बात करेंगे, विधान परिषद के सदस्य की बात करेंगे, 30 वर्ष आयु करोगे। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय, मान लो ये राष्ट्रपति हैं, मान लो ये राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, क्या हो जा रही है, राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जा रही है, तो इनके पद पर
कितने समय तक उपराष्ट्रपति काम करेगा? उपराष्ट्रपति जो है इनके पद पर कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? हाँ, मैंने आपसे पूछा था ना, तो वो क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे एम हिदायतुल्ला। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो एम हिदायतुल्ला एकमात्र मुस्लिम जो है सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, एम हिदायतुल्ला। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र क्या है? एकमात्र न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश है जिन्होंने क्या किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। एम हिदायतुल्ला एकमात्र जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। राष्ट्रपति की अगर मान लीजिए पद रिक्त हो तो कितने समय तक उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आप काम करेगा? तो आप आंसर करोगे 6। ठीक है, 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना आवश्यक है। और जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा? तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, और कितने समय के भीतर? तो 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना आवश्यक। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, उपराष्ट्रपति होता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, आज के सेशन का सबसे अच्छा प्रश्न। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, किसी भी सदन का या फिर सांसद सदस्य नहीं होता है। बताइएगा क्या आंसर करोगे? तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर करते हैं। इस प्रश्न को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इस प्रश्न को मैं देख रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर करते हैं। आज के सेशन का सबसे अच्छा प्रश्न बताइएगा, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होगा? वो संसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आंसर क्या करोगे? डी आंसर करोगे। क्या करोगे? तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति होता है वो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति? बताइएगा कौन ऐसा है जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहा है भारत का? बताइएगा इनमें से कौन ऐसा है जो 2 बार भारत का उपराष्ट्रपति रहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती या फिर एम हिदायतुल्ला? बताइएगा कौन है जो भारत का 2 बार? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन है। तो एक आंसर करोगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और दूसरे कौन है? और दूसरे हैं क्या हो जाएगा? हामिद अली अंसारी। ये 2 लोग हैं जो क्या हुए थे? और हामिद अली अंसारी। ठीक है, हामिद अली अंसारी। तो ये 2 लोग हैं जो क्या होंगे? जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। राधाकृष्णन और हामिद अली अंसारी ये 2 लोग हैं जो 2 क्या हुए थे? जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका चुनाव किस माध्यम से होता है? किसके द्वारा होता है? संसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या आंसर करोगे? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। संसद के जो सभी सदस्य होते हैं, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो आंसर क्या करोगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे। क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पर, मान लीजिए राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या फिर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करता है? तो राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति काम करता है। राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। तो जब उपराष्ट्रपति क्या करता है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करता है तो उसको वेतन किसका मिलेगा? आपसे ये पूछ रहा है। बताइएगा, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति काम करता है, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा तो उसको वेतन किसका मिलेगा? राष्ट्रपति का मिलेगा या उपराष्ट्रपति का मिलेगा? तो क्या आंसर करोगे? तो राज्यसभा के सभापति का मिलेगा, राष्ट्रपति का मिलेगा, संसद के सदस्य का मिलेगा, या फिर ए और बी दोनों का मिलेगा? तो
तो क्या आंसर करोगे? तो देखो, जिस पद पर काम करोगे उसी पद का वेतन मिलेगा। तो आप राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको राष्ट्रपति के पद का वेतन मिलेगा। जब उपराष्ट्रपति क्या कर रहा है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहा है तो उसको वेतन भी क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के पद का ही मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? बताइएगा। तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो, अगर हमें उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? तो महाभियोग के द्वारा हटाएंगे। उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो किसके कैसे हटाएंगे? तो महाभियोग के द्वारा हटाएंगे। ठीक है, और ये महाभियोग प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाएगा? ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा कहाँ पर? राज्यसभा में लाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति जो है, तो उपराष्ट्रपति को यहाँ पर माफ कीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति जो है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या होगा? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लाया जाता है, साधारण प्रस्ताव। ठीक है, क्या होता है? उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती है, साधारण प्रस्ताव के माध्यम से ही उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को साधारण प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। और ये साधारण प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? तो राज्यसभा में लाया जाएगा। कहाँ पर लाया जाएगा? तो ये राज्यसभा में लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को साधारण प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये साधारण प्रस्ताव जो है ये कहाँ पर लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। और राज्यसभा यदि उस प्रस्ताव को क्या कर दे? पास कर दे। राज्यसभा क्या कर दे? राज्यसभा अगर उसे पास कर दे और लोकसभा क्या कर ले? लोकसभा उसको सिर्फ स्वीकार कर ले। राज्यसभा क्या कर दे? पास कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। तो क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या सी, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? राज्यसभा हटा सकती है। किसकी सहमति से? लोकसभा की सहमति से। राज्यसभा अगर उसको पास कर दे, राज्यसभा अगर उसको पास कर दे और लोकसभा उसको सिर्फ क्या कर ले? स्वीकार कर ले तो क्या हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने भाग 5 से राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने का प्रयास किया और इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियों को हासिल करने का भी काम किया। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो निवेदन वही है जो बार बार करता हूं कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेरे छेले भाई बहनों को अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके से बेहतरीन क्लास के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।